हेलो एवरीवन, वेलकम इन द फ्री लीगल सीरीज बाय जुडिशियल ड्रीम। सो जैसे कि हम अपने वॉइड अग्रीमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे, आज हम अपना एक न्यू वॉइड अग्रीमेंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने जब हम वॉइड अग्रीमेंट वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको सभी अग्रीमेंट्स के सेक्शन नंबर बताए थे। सो आई होप आपको अच्छे से याद होगा कि ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर बताता है। सभी स्टूडेंट फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर सही आंसर यानी कि सही सेक्शन नंबर लिखेंगे। उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दे दिया होगा। इसी के साथ हमारे आज का क्या एजेंडा रहने वाला है, पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम जो टर्म है वेजर या वेजरिंग अग्रीमेंट्स होते क्या है एक लेमैन की लैंग्वेज में, वो डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन दिया गया है। इसी के साथ हम कुछ एसेंशियल्स डिस्कस करेंगे एंड देन एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब अगर हम बोल रहे हैं जनरल रूल में कि वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइड होते हैं, तो ऐसे कौन से अग्रीमेंट्स हैं जो कि वैलिड होते हैं। ठीक है। आज हमारा ये डिस्कशन रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट की, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वर्ड है दैट इज व्हाट वेजर, इसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो वेजर का मतलब क्या होता है, बैट। आपने भी सुना होगा, सिंपल जो बैटिंग होती है जहां पर एक पार्टी हारती है एक पार्टी जीतती है। सो दैट इज इन सिंपल टर्म्स। अब हम थोड़ा लॉ के अंदर आते हैं, तो हम हमारी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर मीनिंग देखते हैं तो क्या बोला गया है, द टर्म wager means something risked such as a sum of money or on an uncertain event in which the parties have no material interest other than mutual chances of gain or loss. That means सबसे पहले क्या है, एक तो क्या है अनसर्टेन इवेंट के ऊपर हमने कुछ चीज का रिस्क लिया है। अब वो चीज क्या है, आइदर कुछ मनी है या कुछ ऐसी ही मॉनेटरी टर्म्स की कोई चीज है। ठीक है। जहां उन पार्टीज का सब्जेक्ट मैटर के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फोकस करेंगे सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे तो आपको वेजरिंग अग्रीमेंट और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंस भी दिखेगा। इसी के साथ आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वेजरिंग और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या डिफरेंस है। इसलिए आज वाला लेक्चर और नेक्स्ट सेशन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स फोकस करेंगे। ठीक है। एक बार हम वापस से इसको डिस्कस करेंगे। वेजर का मतलब क्या हो गया, जब हम कोई चीज का क्या ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। अब वो समथिंग क्या हो सकता है, इधर कुछ वैल्यू ऑफ मनी होगा या कुछ सम ऑफ मनी होगा, और वो भी किस पे डिपेंड करता है, किसी अनसर्टेन इवेंट के अंदर जिसका होना या ना होना की कोई सर्टेनिटी नहीं है। इसी के साथ साथ पार्टीज का सिर्फ कितना इंटरेस्ट है कि वह एक पार्टी को प्रॉफिट होने वाला है एक पार्टी को लॉस होने वाला है। सिंपल इतना सा ही इंटरेस्ट है, इसके अलावा कोई भी मटेरियल इंटरेस्ट पार्टीज का उस सब्जेक्ट मैटर्स में नहीं है। ठीक है। आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। इसलिए क्या मतलब ये हमारे पास दो तीन एक जनरल पॉइंट्स है ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। thus when two parties enter into an agreement upon the condition that the first party will pay a fixed sum of money to the second party on the happening of an uncertain future event, and second party will pay the first party when the event does not happen, it is called wagering agreement। यानी कि एक पार्टी हैपनिंग के ऊपर सम ऑफ मनी देगी, दूसरी पार्टी उसी इवेंट के नॉन हैपनिंग पे कुछ मनी देगी। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में बात हुई जा रही है, एक पार्टी को लॉस हो रहा है एक पार्टी को गेन हो रहा है। ठीक है। बोथ पार्टीज हैव एन इक्वल चांस टू विन और लूज द वेजर, एंड द चांस ऑफ गेनिंग और द रिस्क ऑफ लूजिंग इज नॉट वन साइडेड, यानी कि 50-50 है। एक पार्टी जीतेगी तो एक पार्टी फॉर श्योर हारेगी। ठीक है। तो यह दोनों पार्टी के इक्वल चांसेस हैं विन और लूज की। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या है, अ टीचर एंड अ स्टूडेंट अग्री विद ईच अदर इफ द स्टूडेंट क्लियर हिज जुडिशरी एग्जाम द टीचर विल पे ₹10,000 टू द स्टूडेंट। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ऐसा इवेंट हैपन हुआ तो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर 10,000 टीचर स्टूडेंट को पे करेगी, एंड इफ ही इज अनेबल टू डू सो द स्टूडेंट विल पे द टीचर ₹5,000। यानी कि दोनों पार्टीज के लॉस और विन के इक्वल इक्वल चांसेस है, और दोनों की तरफ से ही अगर इवेंट हैपन नहीं होता तो स्टूडेंट पे करने वाला है। ठीक है। इस तरह का जो अग्रीमेंट है वो क्या होता है, वेजरिंग अग्रीमेंट होता है। बात करेंगे अपने सेक्शन नंबर 30 के बारे में, जो बताता है कि ऐसा कोई भी वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। तो हमारा प्रोविजन क्या बताता है,
एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड, यानी कि इसमें प्रोविजन के अंदर ही हमें वेजरिंग अग्रीमेंट का इफेक्ट भी बता दिया है, दैट इज वॉइड. एंड no suit shall be brought for recovering anything alleged to be won on any wager or entrusted to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which any wager is made. अब क्योंकि void है, इफेक्ट क्या आ रहा है वेजरिंग अग्रीमेंट का? void. void का मतलब नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. तो सपोज अगर वेजरिंग एग्रीमेंट में कोई पार्टी जीत भी जाती है एंड इन रिटर्न जो सेकेंड पार्टी है वो उसको उस मॉनिटरी टर्म या जो अमाउंट ऑफ मनी है वो पे नहीं भी करती, तब भी उस पार्टी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सके कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी सूट ऐसे म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस को जो कि एक वेजरिंग अग्रीमेंट के थ्रू अराइज हुए हैं उनको एनफोर्स नहीं करा सकती है. इट इज क्लियरली वॉइड. ठीक है, अब इसी के अंदर हमें एक एक्सेप्शन भी दिया गया है, दैट इज एक्सेप्शन इन फेवर ऑफ सर्टेन प्राइजेस फॉर हॉर्स रेसिंग. This section shall not be deemed to render unlawful a subscription or contribution or agreement to subscribe or contribute made or entered into for or toward any played prize or sum of money of the value or amount of 500 rupee or upward to be awarded to the winner or winners of horse race. तो जैसे कि आपकी अगर आपको पता हो तो हॉर्स रेस होती है जहाँ पर किसी हॉर्स के जीतने के लिए इस तरह की कुछ बैटिंग की जाती है. तो उस तरह का अगर कोई अग्रीमेंट है तो वो क्या रहेगा, वैलिड रहेंगे. जो अमाउंट कितना है 500 और अपवर्ड्स है, तो उसको सेक्शन 30 बार नहीं करता, उसको सेक्शन 30 वॉइड डिक्लेयर नहीं करता. ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास एक सेविंग क्लॉज भी आता है जो बोलता है सेक्शन 294A ऑफ द इंडियन पीनल कोड नॉट अफेक्टेड. That is, nothing in this section shall be deemed to legalize any transaction connected with horse racing to which the provision of section 294A of IPC apply. जो हमारा 294A है IPC का, वो क्या करता है, जो ये ऐसे गैम्बलिंग रिलेटेड चीजें हैं उनको क्या करता है, पेनलाइज करता है. क्योंकि IPC क्या है, हमारे पास पीनल लॉ है, तो उसके लिए वहां पर कुछ पनिशमेंट्स वगैरह प्रिस्क्राइब है. तो अगर हमने एक्सेप्शन तो दिया, लेकिन अगर उस हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड और भी कोई ट्रांजैक्शन है जो कि 294A के अंदर क्या है, पेनल्टी अट्रैक्ट करता है, तो उसको उस पर एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा. मतलब अगर वहां पे वो पेनलाइज किया गया है देन इट विल रिमेन पनिशेबल. ठीक है, सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 30 अच्छे से समझ आ गया होगा. अब हम बात करेंगे एसेंशियल्स की. तो ये जो एसेंशियल्स है बेसिकली हमारे पास प्रोविजन से ही डिराइव हुए हैं, पर डिस्कस करते जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहला एसेंशियल क्या बोलता है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अग्रीमेंट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन एन अनसर्टेन इवेंट. यानी कि ऐसा इवेंट जो पार्टीज के कंट्रोल में नहीं है, जिसका होना नहीं हो या नहीं होना किसी भी पार्टी को नहीं पता, दैट इज टोटली एन अनसर्टेन अ फ्यूचरिस्टिक इवेंट. ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास केस आता है जेठमल मदनलाल जोकोटिया वर्सेस नेवाटिया एंड कंपनी. इसके फैक्ट्स क्या थे, द डिफेंडेंट्स आर ब्रदर हु ऑपरेट अ बिजनेस इन विजयवाड़ा अंडर द फर्म नेम ऑफ द फर्स्ट डिफेंडेंट. यानी कि जो डिफेंडेंट्स थे वो ब्रदर्स थे और फर्म का जो नेम था वो पहला जो डिफेंडेंट था उसके नाम पर रजिस्टर्ड था. द प्लांटिफ क्लेम दैट द डिफेंडेंट ओड दैम मनी फॉर द परचेज ऑफ ग्राउंडनट सीड एंड ग्राउंडनट ऑयल. तो प्लांटिफ ने क्या क्लेम किया है कि जो उन्होंने ग्राउंडनट सीड्स और ग्राउंडनट ऑयल परचेज किया था उसके लिए डिफेंडेंट से उन्हें मनी रिकवर करना है. The defendant argued that the contract were void under section 30 because they were of wagering character. तो यहाँ पर किसका डिफेंस लिया गया है, सेक्शन नंबर 30 का. So the test for distinguishing forward contract of a wagering nature from ordinary commercial transaction is by ascertaining whether neither of the parties intended actual transfer of goods. तो एक जो बोलते हैं ना वेजरिंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए और एक ऑर्डिनरी कमर्शियल ट्रांजैक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या देखना पड़ता है, पार्टीज का इंटेंशन देखना पड़ता है कि क्या वो एक्चुअली जो गुड्स है उनको सप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो ये क्या है, आपका डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है या टेस्ट है. ठीक है, सो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, द कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट्स वर नॉट हिट बाय सेक्शन 30 एंड द प्लांटिफ क्लेम वाज बेस्ड ऑन देयर राइट टू रिकवर द डिफरेंस बिटवीन द परचेज एंड सेल प्राइस. तो वहां पर डिफेंडेंट्स को गिल्टी माना गया, दैट इज प्लांटिफ के फेवर में जजमेंट दिया गया और बोला गया कि ऐसे कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो है दे आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 30 एंड जो हमारा प्लांटिफ है उसके पास राइट है टू कवर द प्राइस. ठीक है,
सेकेंड हमारे पास जो एलिमेंट आता है वो क्या है, म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी पढ़ा था, दोनों पार्टीज को मॉनेटरी टर्म्स में एक को गेन होगा, एक को लॉस होगा। इससे रिलेटेड केस है हमारे पास नारायणा अयंगर वर्सेस वालाचामी अबलम 1927 का केस है। इसमें क्या हेल्ड किया गया, it was held that a chit fund cannot be called a wager because although some members have a chance to gain, none of them have a chance to lose as the recovery of the amount contributed is assured even if the time period is अननोन। यानी कि चिट फंड क्या होता है, जहां पर लोग पैसे वगैरह डालते हैं, फिर जब लॉटरी निकलती है तो किसी पर्सन के विनिंग के चांस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बाकी सारी पार्टीज है उनको भी लॉस होने वाला है, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो जब तक दोनों पार्टीज का 50-50 विन और लूज का चांस नहीं होता, इट विल नॉट बी अ वेजरिंग अग्रीमेंट। तो इसलिए चिट फंड को यहाँ हम वेजर एग्रीमेंट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेकेंड वाला एलिमेंट भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड आता है हमारे पास, नाइदर ऑफ द पार्टीज मस्ट हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट। यानी कि क्या है, इवेंट ऐसा होना चाहिए तो दोनों ही पार्टीज के कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई एंटर इनटू एन अग्रीमेंट that if Y resigns from her job, X will pay rupees 20,000 to Y, and Y will pay rupees 20,000 to X if she does not resign from her job। यानी कि दोनों है, 50% विन के चांस, 50% लूज के चांस। ट्रांजैक्शन भी क्या है, मॉनेटरी है, लेकिन जो इवेंट है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ वाई है। यानी कि रेजिग्नेशन देना नहीं देना, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ वाई, इसलिए क्या है, वेजरिंग अग्रीमेंट नहीं है। Here Y has control over her resignation and therefore will not constitute a wager। ठीक है, सो जो इवेंट है वो क्या होना चाहिए, आउट ऑफ द कंट्रोल होना चाहिए ऑफ द पार्टीज। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट आता है, मस्ट हैव नो अदर इंटरेस्ट अदर देन द स्टेक ऑफ विनिंग और लूजिंग। हम जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसी में पढ़कर आए थे कि सब्जेक्ट मैटर के अंदर दोनों पार्टीज का कोई भी और इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट विन और लूज, और वो भी किसके टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, ए इंश्योर हिज कार अगेंस्ट एनी डैमेज बाय टेकिंग अ कार इंश्योरेंस पॉलिसी एंड ऑल्सो पेज एन इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द सेम। तो आपको पता है जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है तो जो इंश्योर्ड पर्सन होता है उसको किसी भी डैमेज से क्या करती है, कंपनी प्रोटेक्ट करती है, और कुछ डैमेज होता है तो उसको इन रिटर्न में उसका अमाउंट मिल जाता है, और इन रिटर्न जो मंथली या ईयरली जो है इंश्योरेंस प्रीमियम पार्टी का जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हियर वी कैन से दैट ए हैज an interest in the car and in case of future uncertain event that is an accident he will not gain anything, therefore it is not a wager। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, यहाँ पर उसके पास एक कार है जो क्या है, सब्जेक्ट मैटर है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, और अगर कोई भी अनसर्टेन इवेंट होता है तो वहां पर उसको कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि उसका क्या है, लॉस ही है। इसीलिए हम जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हें वेजरिंग ना मान के उन्हें क्या मानते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको सारे एलिमेंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस मतलब इन जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या ये जो अग्रीमेंट्स हैं, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज वेजरिंग अग्रीमेंट। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, अभी हम डिस्कस करके आए थे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एक्सेप्शन हमारा है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। यहाँ पर क्या बोला गया है, एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के लॉस को क्या कर रही है, कवर कर रही है, उसको इंडेमिनिफाई कर रही है। दैट इज यूज्ड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वन पार्टी अगेंस्ट डैमेज एंड ऑल्सो हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर में क्या है, इंटरेस्ट है। अब हम एक केस डिस्कस करते हैं। सो इन द केस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बॉम्बे वर्सेस कन्वर्जीत सिंह सोबती, इसमें क्या था, the owner of a truck transferred it बेनामी, that is illegally to another party। आपने सुना होगा बेनामी ट्रांजैक्शन मतलब जहां इलीगल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो इसी तरीके से एक ट्रक के ओनर ने अपना जो ट्रक था वो इलीगली किसी पार्टी को सेल कर दिया। लेटर द ट्रक मैट विद अ मेजर एक्सीडेंट व्हिच इंजर्ड अ यंग आर्मी ऑफिसर हु क्लेम्ड हैवी डैमेजेस फ्रॉम द ओनर, दैट इज द बेनामीदार एंड द इंश्योरेंस कंपनी। दोनों से ही क्या हुआ, उस यंग आर्मी ऑफिसर ने damages claim किए। A plea was raised that a benamidar had no insurable interest, which is why it was a wager। ये डिफेंस लिया गया। So these pleas were rejected by the court and it was held that insurable interest was present and the benamidar was liable to pay the damages to the young army officer।
सो आप देख रहे हैं किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए हमें उस प्रोविजन से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स को अप्लाई करना होता है। जब वो एलिमेंट्स रीजनेबल तरीके से या स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में अच्छे से अप्लाई होते हैं, तब उस केस का डिसीजन उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट में बेनामीदार का इंटरेस्ट था, इसलिए उसको हेल्ड किया गया डैमेजेस पे करने के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्पिटिशन्स इन्वॉल्विंग स्किल। यहाँ यानी कि ऐसे जैसे आपने देखा हो क्रॉसवर्ड पजल या कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ आपकी स्किल है। वहाँ सिर्फ मेयर चांस नहीं है कि आप हार जाएंगे या आप जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ स्किल अप्लाई करके आपको जो भी बेनिफिट हो रहा है वो आपकी स्किल की वजह से हो रहा है। सो ऐसे एग्रीमेंट्स भी वेजर एग्रीमेंट्स नहीं होते हैं। सो स्किल कॉम्पिटिशन्स आर नॉट सेट टू बी वेजर्स, since winning such event require a substantial amount of skill and is not dependent on the probability of an uncertain event। यानी कि जो probability वाली चीज़ है वो completely missing रहती है। For example, crossword puzzle, sports competition, etc। अब इसका भी एक एक्सेप्शन आता है, that is your लॉटरी। क्योंकि लॉटरी में क्या है, लॉटरी में कोई स्किल या कोई माइंड अप्लाई नहीं होती, वहां पर इट्स टोटली अबाउट probability। ठीक है, सो बट इफ द कॉम्पिटिशन इज बेस्ड ऑन चांस एंड नॉट स्किल्स, फॉर एग्जाम्पल लॉटरी, इट वुड अमाउंट टू अ वेजर एंड देयरफॉर बी वॉइड। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो जो भी अग्रीमेंट है उसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट मैटर है उसमें स्किल अप्लाई हो रही है या इट्स मेयर अ चांस या प्रोबेबिलिटी। इससे रिलेटेड केस आता है हमारे पास मूरे वर्सेस एल्फिक 1945। सो इसमें क्या हेल्ड किया गया था, it was held that wherever skill plays a major part in the result of the competition and the results are awarded according to the merits of the solution, it is not a lottery and therefore not a wager। So it depend from case to case कि वहाँ क्या final outcome आपके skills पे based था या just simply probability या chance के ऊपर based था। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला एक्सेप्शन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉर्स रेसिंग कंपटीशन। ये तो हमको इटसेल्फ सेक्शन में ही एक्सप्रेसली बताया गया था। सो इससे रिलेटेड हम केस डिस्कस करते हैं, के आर लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996। सो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट हॉर्स रेसिंग वाज अ गेम ऑफ स्किल एंड प्लेइंग फॉर स्टेक इन अ गेम ऑफ स्किल वाज नॉट इलीगल। सो हॉर्स रेसिंग टोटली वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन। तो शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन में भी क्या होता है, अपना काफ़ी स्किल अप्लाई होती है। इसके अलावा सिर्फ एक चांस या प्रोबेबिलिटी नहीं होती, वहाँ आपको नॉलेज होना भी ज़रूरी होता है। सो शेयर मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन रहेगी, द परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक विद द मेयर इंटेंशन टू गिव एंड टेक डिलीवरी ऑफ शेयर डू नॉट अमाउंट टू अ वेजर। ठीक है, आप सिंपली परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, यानी कि आप नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही है, तो इट विल बी वैलिड। लेकिन एक्सेप्ट if the only intention is to settle the price difference, in that case it will be called a wager। यानी कि जहां आप डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, जहां प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं है, जहां सिर्फ क्या हो रहा है प्राइसेस के ऊपर आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं, उस केस के अंदर शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन भी क्या हो जाएगा, वेजरिंग हो जाएगा। ठीक है, सो आपको एसेंशियल्स एंड एक्सेप्शंस दोनों को अच्छे से ध्यान में रखना है। सो आई होप आपको आज वाला लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन अटेंड करने से पहले प्लीज डू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड डू रिवाइज द कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब भी आपको वेजरिंग पे क्लैरिटी आएगी एंड जब आपको वेजिंग एग्रीमेंट क्लियर होंगे तभी आपको कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी समझ आएंगे और दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सो आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, एन अग्रीमेंट ऑफ वेजर इज वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, इफेक्टिव। सो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स फटाफट से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की, दैट इज अग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड, एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो आपने प्रोविजन पढ़ लिया, आपने एक्सेप्शन देख लिए, आपने एसेंशियल देख लिए। अब जब क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमारे पास कोई टॉपिक आता है तो उसका कैसे आंसर फ्रेम करना है, दैट इज व्हाट एन आर्ट। ठीक है, सो आप लोग इसका आंसर फ्रेम करेंगे। आई होप सभी को प्रोविजंस अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com पर आपको एमसीक्यू के आंसर्स, इसी के साथ साथ और भी आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज और बाकी टॉपिक से रिलेटेड क्विजेस भी मिल जाएंगी। सो यू कैन लॉग ऑन टू द वेबसाइट। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का क्या एक मॉडल आंसर हो सकता है वो भी अवेलेबल है। आप अपना आंसर फ्रेम करने के बाद मॉडल आंसर के साथ कंपेयर करके
क्या आपको चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या एक्सक्लूड करनी है, अकॉर्डिंग टू द जुडिशरी जो आप टारगेट कर रहे हैं, अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमसे थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्टेड रह सकते हैं, सो दैट आपको डेली क्लासेस की एंड अदर अपडेट्स मिलती रहे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड, अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।